Hi everyone. So in this video we are going to see chapter number 3. दो चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी टेक्स्ट बुक का. इसमें जो एक स्टोरी और पोएम थी वो भी हो गई है. सेकंड वाले चैप्टर में भी हो गया है. नाउ थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, विंड्स ऑफ चेंज, और इसमें एक पोएम दी गई है, कैनवास ऑफ सॉइल. सो इसमें ये पार्ट 1 में हम कवर करेंगे और ये पार्ट 2 में. हर चैप्टर के दो पार्ट्स मैंने बनाए हैं, सभी एक्सरसाइज वगैरह सभी के साथ, है ना. आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. व्हाट्सएप नंबर जो है आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड. तो क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तब आगे स्टोरी को पढ़ेंगे. सो क्या दिया हुआ है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में. पहला क्वेश्चन है, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन. कोई आपके घर में हाथ वाला जो पंखा होता है वो यूज करता है. व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं. व्हाट इज इट मेड ऑफ, और ये किस चीज का बना होता है. तो इसका आंसर होगा यस. मेरे घर में तो करता है, आपके घर में अगर कोई नहीं करता है तो आप वो लिख सकते हैं नो. सो यस, पीपल इन माई फैमिली यूज अ हैंड फैन. इन माई लैंग्वेज इट इज कॉल्ड पंखा. पंखा भी कहते हैं, और जैसे मैं बिहार से हूं तो वहां पर बेना कहा जाता है. इट इज यूजुअली मेड ऑफ बैम्बू और पाम लीव्स. ओके, ये बांस के जो पत्ते होते हैं उससे, या फिर पाम लीव्स, इस तरीके के ताड़ के पत्तों से बना होता है. वॉक इन पेयर्स, स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इंफॉर्मेशन. डिस्कस योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर. हमें ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी थी. जैसे कि ये जो फैन है ये आसाम का है, इसमें राउंड शेप बन जाता है जब इसको हम ओपन करते हैं पूरा इस तरीके से, और ये बैम्बू का बना होता है. देन केरला में ये वाला दिया हुआ है तो ये सेमी सर्कुलर है, हाफ सर्कल जैसा आपको दिखता है ये, और ये पाम लीफ का बना होता है. उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बुनाई करके, है ना, घास जो होती है, मूंज ग्रास होती है एक तरीके की, उससे बनाया जाता है. रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का ये हो सकता है. ओके, ना इसमें थर्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं. वर्क इन पेयर्स, मैच द अंडरलाइन वर्ड इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2 गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर. सो यहाँ पे हमें इसमें वर्ड दिए गए हैं कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में मीनिंग्स दिए गए हैं, उन्हें हमें मैच करना है. जैसे यहाँ लिखा है, आई विजिटेड द क्राफ्ट्स फेयर येस्टरडे. मेला लगा हुआ है, वहां पर वो घूमने गया, जो भी ये लिख रहा है. इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. ईच इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र का, लोकल, वहां का बना हुआ कोई भी चीज, ठीक है. सो ईच इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन. इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, इनोवेटिव मतलब कुछ नया, इनोवेट करना. विद इट्स इंट्रिकेट डिजाइन, इट इन्वोक्ड अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू शोकेस देम. ओके, सो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था. इनिशिएटिव मतलब गवर्नमेंट ने कदम उठाया था कि लोगों का जो काम है वो शोकेस कर सके, लोगों का काम जो है प्रचार प्रसार कर सके. तो ये जो वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि इंडिजीनियस हो गया, देन यहाँ पर इनिशिएटिव, इनोवेटिव, इंडस्ट्रियस, है ना, इन्वोक्ड, तो ये सारे के मीनिंग यहाँ पे हमें मैच करना है. मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए. इंडिजीनियस मतलब होता है लोकल, उस जगह का, है ना, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स. इनोवेटिव मतलब होता है न्यू, कोई नया खोज करना, ओरिजिनल इन अप्रोच. इंडस्ट्रियस मतलब होता है हार्ड वर्किंग. इंट्रिकेट मतलब होता है एलाबोरेट, डिटेल वे में बताना. इन्वोक्ड मतलब होता है ब्रॉट आउट मतलब बाहर लाना. देन इनिशिएटिव मतलब होता है एक्शन लेना ताकि सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. सो रीडिंग फॉर मीनिंग. The word पंखा और पंखा originates from the word पंख. पंख से ये बना हुआ है पंखा शब्द, जिसका मतलब होता है feather of bird, bird के पंख. पंखा is used to refers to all fans, whereas the पंखी denotes a small plumb fan used in ancient India. पंखा जो है वो हर तरीके के फैन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे सीलिंग फैन वगैरह होता है उसको भी हम पंखा कह देते हैं. लेकिन जो पंखी वर्ड है वो सिर्फ एक स्मॉल प्लम्ब फैन के लिए यूज होता है, जो प्राचीन समय से यूज हो रहा है. एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स इन अजंता. अजंता के जो वॉल पेंटिंग्स हैं उसमें, जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, उसमें हमें इसका एग्जिस्टेंस या एविडेंस देखने को मिलता है कि तब से ये चला आ रहा है. दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू 2nd century CE. ये कितनी पुरानी वॉल पेंटिंग्स हैं, 2री शताब्दी की हैं. अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स एंड कार्विंग. और भी जगह पर जैसे कढ़ाई का जो वर्क होता है, बुनाई का, कढ़ाई का, स्कल्पचर्स में जो मूर्ति कला होती है, कार्विंग्स में जो पत्थर काट के कोई चीज बनाई जा रही है, उसमें हमें इनका एविडेंस देखने को मिलता है प्राचीन समय से. इन एंशिएंट टाइम्स
पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डीटीज। आप देखेंगे प्राचीन समय में ये पंखास जो हैं ये यूज होते थे डीटीज यानी जो देवी देवता की मूर्तियां उनको फैन करने के लिए, है ना, टेम्पल्स में। दे वर यूज्ड ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स, और राजा को भी हवा करने के लिए आप देखते होंगे इस तरीके का रहता था। मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, जो पुराने सीरियल्स वगैरह आते हैं उससे पंखा किया जाता था। पंखास varied in size from a tiny 2-inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them। छोटे से छोटा से लेकर और बड़े से बड़े साइज तक का पंखा हुआ करता था। Now over time पंखास became significant cultural goods distributed through trade routes। अब ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट सामान बन गया था जो प्राचीन समय से व्यापार वगैरह होते थे, ट्रेड रूट पे लोग जाया करते थे, तो ये जो पंखे साथ में लेकर जाया करते थे, पंखे के जरिए, पंखे का जो व्यापार है उसके जरिए ये संस्कृति का पार्ट बन गया, है ना, कल्चरल जो हमारा पार्ट है उसका एक लिंक बन गया। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। इसे बहुत ज्यादा ऐसा बताने लगा, एक्सोटिक मतलब कि एक अलग सा इसमें फीचर कि इस जगह का है तो ऐसा होगा, है ना, और स्टाइलिश फॉर्म में से यूज किया जाने लगा। ऑल्दो देयर वाज सब्सटैंशियल commonality in their use across India, different villages and towns develop their own varieties of traditional पंखा। इसके जो uses हैं ये अलग अलग फॉर्म में किए गए हैं टाउन्स में, विलेजेस में, और हर टाउन और विलेज ने अपनी एक वैरायटी का पंखा, ट्रेडिशनल पंखा जो है वो डेवलप किया। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन। हर जगह पर अलग अलग मटेरियल का यूज करके अलग अलग इंट्रिकेट, मतलब अभी मैंने आपको मीनिंग बताया ना कि शुरुआत करना, उस तरीके से अलग अलग फॉर्म में डिजाइन बनाए गए। सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। इस रीजन का अलग है, फिर वो जो मटेरियल यूज है या जो इंट्रिकेशन है वो इस रीजन से अलग है, ठीक है। बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, इन चीजों को यूज किया जाता है बनाने के लिए। और भी हैं जैसे सिल्क हो गया, फिर ब्रास, लेदर, सिल्वर पंखास विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन, उस पे मोती, कीमती पत्थर, ये सब लगाकर बनाया जाता था। वर यूज डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। तो कहाँ पर क्या लगाया जाएगा, किस चीज से पंखा बनाया जाएगा, वो डिपेंड करता था कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है, मतलब वहां पर क्या चीजें मिलती हैं, वहां का लैंडस्केप कैसा है, वहां का कल्चर कैसा है, वहां का ट्रेडिशन कैसा है, रिचुअल्स, रीति रिवाज कैसे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स यूज ऑफ पंखास हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। आज के समय में मॉडर्न टाइम्स में इतना ज्यादा इनका यूज नहीं है, ये एक डेकोरेशन के पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम के तौर पे इंडिया में फेमस है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ रीजन दैट रिफ्लेक्ट्स इट्स। जो उसका स्ट्रक्चर होता है उस पंखे का, वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि उस एरिया का, वो जो रीजन है वहां का कल्चरल कोर कैसा है, मतलब वहां की संस्कृति कैसी है। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द एप्लीके। एप्लीके क्या होता है, जैसे कि एक कोई कपड़ा है या कोई भी चीज है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं और एक अलग से फ्लावर कहीं से कट करके इसके ऊपर सिल्कर और पैच बना दिया, पैच वर्क होता है ना, उसे कहते हैं एप्लीके, ठीक है। एप्लीके हैंड फैंस ऑफ राजस्थान इज एन एंटीक पंखा मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप एंड पैटर्न सीवन ऑन टू अनदर क्लॉथ विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, है ना, कि पैच वर्क जैसे कि एक कपड़े को दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से उसको सिल दिया, ठीक है, तो पैच वर्क की तरह। फर्दर मोर जारदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स ओन यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट्स एंड एनक्रस्टेड। एनक्रस्टेड मतलब होता है कवर्ड और डेकोरेटेड। तो यहाँ पर जारदोजी फैन है, ये एप्लिक फैन है जिसमें ये देखो ये पैचेस को जोड़ा गया है ना, सो ये थ्रेड वर्क द्वारा बनाया जाता है। और राजस्थान में टेम्पल हैंड फैंस भी होते हैं, ये पॉपुलर होते हैं ना हैंड फैंस। सो दीज आर मेड ऑफ एनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग निडल। इसमें ब्रास को यूज करके बनाया जाता है इसे। द पेंटेड हैंड फैन, ये पेंटेड है, इसके ऊपर पेंटिंग की गई है। अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स, ये गॉड्स को ऑफर किया जाता था। तो इस तरीके से वैराइटीज ऑफ फैन हर रीजन में होता है। तो ये हो गया हमारे राजस्थान के, हमने 3 तरीके के बारे में पढ़ा। नाउ गुजरात का आगे दिया हुआ है, द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात। अब राजस्थान से सटा हुआ है गुजरात, टच हो रखा है। सो एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज इट्स ओन इंडिजिनियस टेक ऑन पंखास। दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस एम्बेलिश्ड विद मिरर वर्क। इसमें क्या होता है, गुजरात वाले में मिरर वर्क यूज किया जाता है, जिसमें मिरर को यूज करके और एम्ब्रॉयडरी की जाती है। बीड्स यूज किए जाते हैं एक फैन में, तो बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद कलरफुल बीड्स एंड हैज अ सिल्वर हैंडल, और उसमें चांदी का हैंडल होता है। बीड्स यानी मोती। गुजरात इज सेंटर ऑफ बीड क्राफ्ट इन इंडिया। यहाँ पर गुजरात में मोतियों का जो होता है बहुत ज्यादा क्राफ्ट वर्क होता है। एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशन। इसे आजकल घरों में वॉल
वॉल डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। कच्छ जो रीजन है गुजरात का, कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस। वहां पर हाथों द्वारा बनाए गए चमड़े के जो पंखे होते हैं, डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल्स एज इट सीम्स, उसे फिर धागों से ऊन से सजाया जाता है। ठीक है। गुजरात इंडस्ट्रीज होम बेस्ड वुमेन वर्कर, इंडस्ट्रीज मतलब जो हार्ड वर्किंग घर पे ही काम करने वाली औरतें हैं, वो काम करती हैं टायरलेसली, बिना थके हुए, इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये आप देख सकते हो हैंड फैन ऑफ गुजरात, हैंड फैन ऑफ गुजरात, ये बीड्स, इसमें मोती का वर्क किया गया, इसमें एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया, इसमें मिरर वर्क किया गया है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के पंखे बनाए जाते हैं। यहाँ देखो सिल्वर का हैंडल भी है। नाउ नेक्स्ट है, ये हो गया गुजरात का। अब बंगाल, आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइटी स्पॉन्जी सेंटर्स ऑफ द सोला। सोला क्या होता है? एक तरीके की वाटर ग्रास होती है। इसको यूज करके बंगाल के जो लोग हैं वो ब्यूटीफुल फैंस बनाते हैं। पाम लीव्स, जो ताड़ के पत्ते होते हैं, इसके भी एक हैंड फैंस होते हैं। लोकली रेफर टू एज तालपत्र पंखा, इसे तालपत्र पंखा कहा जाता है। ये इजी होते हैं कैरी करने के लिए एंड आर परपीचुअली कैप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाली हाउस होल्ड। परपीचुअली मतलब कॉन्स्टेंटली, ये चलता चला आ रहा है कि वहां के लोग ये जो तालपत्र पंखा है ना, इसको अपने घरों में पोजेशन के तौर में, कि ये एक चीज वो ओन करते हैं, उसके फॉर्म में घरों में रखते आते हैं वो लोग। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। हर स्टेट में अलग अलग वेरिएशन के साथ पंखा है। जैसे फाड़ हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर एडॉर्न्ड विद प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स। उसमें फ्रिल्स लगी होती है इस तरीके से पंखे में, है ना, जिसे झालर बोलते हैं। इस तरीके से चारों तरफ फ्रिल्स लगी होती हैं साटिन का जो फैब्रिक होती है उसकी। लार्ज पाम लीव्स फैंस ऑफ ओडिशा एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टर्डी बैम्बू हैंड फैंस are all recognized across the India due to their antiquity and rarity. Antiquity मतलब distant past, पुराने समय से ये चीजें चली आ रही है, और रेयर है मतलब जो जहां का है वो उसी रीजन में उस तरीके के फैंस बनते हैं। मेनी ट्राइब्स मतलब जो आदिवासी होते हैं, सो मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन ऑफ द हैंड हेल्ड फैंस। वो लोगों ने अपना एक अलग वेरिएशन बना रखा है जो हाथ से झेला जाए वैसे पंखे का। मटेरियल सच एज ग्रास एंड मेटल आर एम्बेडेड इनटू फैंस यूजिंग बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विद सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटिक पीस ऑफ दीज हैंड फैंस। इसमें केन, पाम लीव्स, सिल्क का यूज होता है, ब्रास का यूज होता है, ये एंटिक जो पीस है इन्हें बनाने के लिए। द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन हैव हेल्प्ड द ट्राइब्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिजाइन पंखास। इसमें ना इंक का यूज करके, रेड कलर का बैकग्राउंड में कलर करके, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ड्रॉ करके और फैंस बनाए जाते हैं। विद टाइम द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशन, अब समय के साथ क्या हुआ? एडवेंट मतलब अराइवल, टेक्नोलॉजी आ गई, इनोवेशंस आ गए, क्रिएशंस आ गए। सो ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। अब ये जो सुंदर सुंदर पंखे बनाए जाते थे ट्रेडिशनली, उसका अब उपयोग थोड़ा कम हो गया है ना, इसका लूज हो रही है इसका जो प्रेजेंस है। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू a commercial business and now provides some form of livelihood to India's artisan। पहले ये पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे, अब इसे लाइवलीहुड के तौर पे कमर्शियल लेवल पे बनाया जाता है, बेचने के लिए और अपने घरों को सजाने के लिए। तो अब इसे क्या, इंडिया के आर्टिशन जो इसे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय डिफरेंट वर्जन ऑफ पंखा बीन क्राफ्टेड। अब इसकी डिमांड जो है, चाहे आप डेकोरेशन के पर्पज से सोचो या किसी भी पर्पज से, इतनी ज्यादा है कि इसीलिए इसे अब बनाया जाता है। One of the first steps to preserve the essence of the craft is by celebrating पंखास and appreciating the culture। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपनी ये जो धरोहर है इसको प्रिजर्व करना। प्रिजर्व हो रहा है ये क्राफ्ट, और इसमें जो पंखास है उसके कल्चर जो एक चला आ रहा है, स्टोरीज है, आर्टिस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट की इन्वोक करती है, तो इसे अप्रिशिएट करते हैं। ये अलाउ करता है कॉन्टेम्पररी मतलब जो आजकल के है ना, कॉन्टेम्पररी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी। दोबारा से इसकी पॉपुलैरिटी को लोगों में फैलाने की, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आजकल के समय में जो पंखा मेकर्स हैं उनको ये अलाउ करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड देम विद अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म। अब एक ये बिजनेस के लेवल पे होने लगा है ना, तो इससे सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलने लगा है। लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन का तरीका,
जीवन यापन के लिए जो खर्च है, पैसे चाहिए, वो एक सस्टेनेबल, हमेशा, जैसे कि ऐसा नहीं है आज हो रहा है नहीं हो रहा, पंखा क्या है हर समय में ये डिमांड होगी, चाहे वो डेकोरेटिव पर्पज से हो या किसी भी वे में, तो इसका यूज किया जा सकता है लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियाज कल्चर। इंडिया के कल्चर में इस क्राफ्ट की क्या ब्यूटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको स्प्रेड करने में ये जो एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं, वर्कशॉप्स वगैरह जो होते हैं, उस वो हेल्प करते हैं। Okay, so this was the important chapter related to traditional handicraft and in particular we learned about the पंखा। ठीक, पंखा क्राफ्ट। अब है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, तो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा, शेयर योर आंसर्स विद द क्लासमेट एंड टीचर। जैसे राजस्थान का हमने क्या पढ़ा था, एप्लीके हैंड फैन, इसमें क्या होता है पैच वर्क, जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से फिल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ फिल करके दे दिया है, ये यहाँ तक है। फिर है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, तो पैसेज पढ़ेंगे और इस बेसिस पे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। यस, तो ये मैंने फिल किया। राजस्थान का एप्लीके हैंड फैन, क्लॉथ और फैब्रिक, राजस्थान का ही हैंड, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। एम्ब्रॉयड्रेड हैंड फैन है गोल्ड थ्रेड से। फिर ये टेम्पल हैंड फैन है, क्लॉथ और फैब्रिक। देन गुजरात का मिरर वर्क हैंड फैन है, क्लॉथ एंड मिरर। गुजरात का बीडीड हैंड फैन है, इसमें बीड्स। गुजरात का लेदर हैंड फैन है, इसमें लेदर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल। देन वेस्ट बंगाल का शोला हैंड फैन, शोला पीत। देन उत्तर प्रदेश का डेकोरेटिव रॉयल हैंड फैन, इसमें प्योर गोल्ड, सिल्वर, जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स। बिहार का बैम्बू हैंड फैन, बैम्बू इसमें यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें मटेरियल्स बताने थे कौन सा यूज होता है, टाइप ऑफ फैंस एंड स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट देखा था कि पैसेज है, रीड करना है। सो रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, although there was substantial commonality in their use across India. Different villages and towns developed their own varieties of traditional pankhas. Each place developed pankhas with distinct materials or a variety of intricate designs that set them apart from one another. इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से पंखा का जो significant cultural गुड की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता था ट्रेड रूट्स पे, एक्सोटिक और स्टाइलिश डिजाइन आ गए, है ना। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो पहला है, यहाँ पे देख लेते हैं सारे एक साथ। So first is state whether the following statement is true or not. So पंखा were one of the most popular items of commerce. True, ये true है। कॉमर्स यानी व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट आइटम था। Then why was the word traditional, ये यूज हुआ है पंखा को डिस्क्राइब करने के लिए। So पूरा लिखना, the word traditional been used to describe पंखा because पंखाs were made and used in different regions from old time. Then complete the following statement. The sentence is they were considered exotic and stylish is an opinion and not a fact, because ये ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। बिकॉज इट शोज पर्सनल व्यू और फीलिंग, इसमें पर्सनल व्यू दिखता है और फीलिंग को दिखाया गया, कोई ये फैक्ट नहीं है, ठीक। देन इनफर वन रीजन फॉर कॉमनलिटी इन द यूज ऑफ पंखाज अक्रॉस इंडिया बिकॉज पंखाज वर यूजफुल फॉर कूलिंग एंड इजिली अवेलेबल, ठीक है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि कॉमन क्यों था पूरे इंडिया में। नाउ अब हमें सेलेक्ट करना है कि दो स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, ए और बी, तो ये रीजन है, तो इसका असर्शन इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। रीजन है पंखाज वर मेड ऑफ इंडिजीनियस मटेरियल यूनिक टू द रीजन विद एलैबोरेट डिजाइन। इसका असर्शन है ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर। तो क्यों है अलग, क्योंकि रीजन के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से ये चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ए वाला सही है। नाउ सेकंड इसमें पैसेज है, वो रीड कर लेते हैं। With time and the advent of technology and innovative creations, the beautiful culture of pankhas run the risk of slowly losing its presence among Indians. Once made for personal use, पहले पर्सनल यूज के लिए बनाया जाता था, अब ये ट्रांसफॉर्म हो गया है कमर्शियल बिजनेस के तौर पे। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू India's artisans. The slight increase in popularity and demand is significantly factored by different version of पंखास being crafted. अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये मैं समझा चुकी हूँ, पैसेज तो बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। सो इन्फर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा। जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है। सो ट्रेडिशनल पंखास आर लूजिंग इंपॉर्टेंस, पॉपुलैरिटी। सो ये जो कमर्शियल पंखास हैं वो ट्रेडिशनल से अलग है, और ट्रेडिशनल पंखास इस फॉर्म में क्या हो रहा है कि इनका जो इंपॉर्टेंस है वो लूज होते जा रहा है। देन कंप्लीट स्टेटमेंट विद द अप्रोप्रिएट रीजन। ये राइटर रेफर करते हैं पंखास नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट नहीं बता रहे बल्कि कल्चर बता रहे हैं। तो राइटर ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ट्रेडिशंस, आर्ट एंड आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। नाउ एक लाइन हमें इस एक्सट्रैक्ट से चुननी है विच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ पंखा हैड चेंज्ड ओवर ईयर्स। पंखा
पंखा का जो रोल है कैसे चेंज हुआ है। सो ये वाली लाइन, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म इनटू कमर्शियल बिजनेस। नाउ एक कोई तरीका बताना है जिसमें पता चलता है विच इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखाज माइट बेनिफिट आर्टिशंस, जो पंखे की डिमांड बढ़ी है उससे आर्टिशन को बेनिफिट मिल रहा है। तो इस लाइन से पता चलता है इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड एंड इनकम। नाउ सेलेक्ट फैक्टर्स दैट हैड कंट्रीब्यूटेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखा। सो इसमें से कौन सा फैक्टर है जिससे पता चलता है कि पंखा कमर्शियलाइज हुआ है? कल्चरल प्रिजर्वेशन, या इकोनॉमिक डिमांड, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या आर्टिशन इनिशिएटिव। सो इकोनॉमिक डिमांड की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। पहला है हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर। ये जो टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, ये कैसे इस चैप्टर के एसेंस को, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि जो भी चैप्टर में दिया गया है उसको कैप्चर करता है। सो द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज शोज दैट पंखास हैव चेंज्ड ओवर टाइम विद न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। नाउ सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी 2 relevant examples from the chapter. The structure and designs of pankhas are testimony to the cultural identity of the region. So different region use different materials and designs. Pankha shows local culture and tradition. Third questions देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द चैप्टर मेंशंस पंखास रनिंग द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग देयर प्रेजेंस अमंग इंडियंस, के इंडियंस के बीच में पंखा का जो एक इंपॉर्टेंस था वो कम होता जा रहा है। आपको इवेल्युएट करना है हाउ द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव डिजाइन इन द क्रिएशन ऑफ पंखास विल हेल्प इन दिस रिगार्ड। अब क्योंकि पंखा के ट्रेडिशनल जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो रही है, तो आपको ये इवेल्युएट करना है कि किस तरीके से जो हमारा ट्रेडिशन है उसको भी हम प्रिजर्व रखें, मतलब सेफ रखें, और उसमें हम इनोवेटिव डिजाइन जो है वो भी इनकॉर्पोरेट करें, लागू करें। तो दोनों चीजों को मिक्स करके कैसे चीजें कर सकते हैं। सो आंसर है बैलेंस करना। बैलेंसिंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप विद न्यू डिजाइन विल मेक पंखास बोथ कल्चरली वैल्यूएबल, कल्चर के तौर पर भी इसकी वैल्यू होगी और मॉडर्न लुकिंग भी रहेगा। सो दिस विल अट्रैक्ट यंगर पीपल एंड इंक्रीज इट्स डिमांड। एज अ रिजल्ट द क्राफ्ट विल सर्वाइव while still keeping its traditional identity. Now, how might initiatives such as Pankha making workshops contribute to the preservation of this traditional handcraft? ये जो वर्कशॉप्स हैं, ये लास्ट में जो हमने पैसेज में पढ़ा था, ये कैसे हेल्प करेंगे प्रिजर्व करने में ट्रेडिशनल क्राफ्ट को। सो वर्कशॉप कैन टीच न्यू लर्नर्स द स्किल्स ऑफ मेकिंग पंखास एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस क्राफ्ट। दे ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हेल्पिंग आर्टिशंस कंटिन्यू देयर ट्रेडिशन। नाउ क्वेश्चन 5 देखते हैं। The writer mentioned celebrating pankhas in the concluding part of the chapter. Assess how this could be beneficial to artisan and the craft. So celebrating pankhas increase their popularity and appreciation. इसकी वजह से डिमांड ज्यादा हो रही है लोगों के बीच में, और ये सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट को फाइनेंशियली, मतलब उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, और उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू रखें अपने काम को। तो इससे क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसे प्रिजर्व करने में भी हेल्प मिल रही है। ठीक है। नाउ 6th है हाउ डज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल रोल ऑफ दीज ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया। सो एक रिस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं कि पंखा का डेकोरेटिव पर्पस के लिए हो रहा है, तो किस तरीके से चेंज कर रहा है कल्चरल रोल ऑफ दिस ट्रेडिशनल फैन इन मॉडर्न इंडिया। सो अर्लियर पंखास वर यूज्ड डेली बट नाउ दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर डेकोरेशन। ये शो करता है कि उनकी जो फंक्शनल रोल है, जिस फंक्शन के लिए, जिस काम के लिए पहले यूज होता था, वो रिड्यूस हो रहा है, एंड दे आर नाउ valued as art and cultural items in modern India. अब उसको सजाने के तौर पे यूज किया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है vocabulary and structures in the context. तो यहाँ पर देखो, read the following pairs of words from the text: exotic and stylish, villages and towns, thread and wool, silk and brass. ठीक है, तो classify pair of words given below in the following category. तो अपीरियंस को बताने के लिए इनमें से कौन सा यूज हुआ है, प्लेस को बताने के लिए, मटेरियल को बताने के लिए कौन सा यूज हुआ है वो बताना है। तो जैसे एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, ये क्या है, अपीरियंस बता रहा है कि कैसी कोई चीज दिखती है। ऑर्नेट मतलब सजा हुआ, एंड एनक्रास्टेड ये भी। फिर प्लेस के लिए विद इन एंड आउटसाइड विलेजेस एंड टाउन्स, मटेरियल में थ्रेड एंड वूल एंड सिल्क एंड ब्रास। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर दिया है। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है कि नाउ फाइंड मोर सच वर्ड पेयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट में से, चैप्टर में से आपको ऐसे कुछ और वर्ड पेयर्स ढूंढने हैं, एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, अपनी क्लास के साथ डिस्कस करना है। सो जैसे लाइट एंड हैवी, नॉट टू लाइट, बैम्बू एंड बीड्स, सिल्क एंड स्टेन, साथ में एंड के साथ ये जुड़े हुए हैं, है ना, ये देखो।
ठीक है, इस तरीके से साथ में यूज होते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द वर्ड पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिक्स्ड एक्सप्रेशन, राइट द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशन बाय सेलेक्टिंग देम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। देखो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनमें बीच में एन लगाकर उनको जोड़ा जाता है, हार्ड एंड फास्ट, है ना, जैसे अभी हमने एंड वाले कुछ देखे, तो इनका एक फिक्स ऑर्डर होता है। हमेशा हम ऐसे बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट, ऐसे नहीं बोलते फास्ट एंड हार्ड, ठीक है। तो इनका फिक्स्ड एक रूल होता है, मतलब फिक्स्ड एक ऑर्डर होता है। द शॉर्टेस्ट एक्सप्रेशन कम्स फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, तो इसमें ब्रेड पहले आता है, बटर बाद में आता है, नॉट बटर एंड ब्रेड, है ना। तो इस तरीके से आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड 1 वर्ड 2, फिक्स्ड एक्सप्रेशन बनाकर लिखना है, कौन सा आप जोड़ोगे एंड के मदद से, और मीनिंग क्या है उसका ये बताना है। तो इसमें मीनिंग जो है आपको आगे दिया हुआ है 1 से लेके 7 तक, इनमें से कोई मीनिंग होगा। तो जैसे पहला है हाई एंड ड्राई, ये वाला हाई एंड ड्राई, ठीक है, ये बनाया। तो इसका मीनिंग क्या है, पहला वाला मैंने 1 लिख दिया है, मतलब ये वाला, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी। देन कट एंड रन, ये वाला कट एंड रन, तो इसमें आ जाएगा द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज। देन फैक्ट एंड फिगर्स, ये हम यूज करते हैं, ठीक। तो तीसरा वाला मीनिंग है एक्यूरेट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। देन ऑल एंड यहाँ पे ऑल एंड सन्ड्री, ये हमें करके दिया है, मतलब ये वाला मीनिंग है पांचवा, एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल। देन वेयर एंड टेयर, वेयर और टेयर मतलब कोई चीज टूट फूट होती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका ये रहा, और मीनिंग क्या है इसका, द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज। फिर टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, ठीक, ये वाला। तो ये 6th वाला मीनिंग है, ऑफन और मैनी और ऑल ओकेशंस, मतलब हमेशा होता रहता है। थिक एंड थिन, थिक एंड थिन ये लिखते हैं, तो इसका मीनिंग है 4th वाला। इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, हार्ड एंड फास्ट, ये वाला। तो इसका होगा हार्ड एंड फास्ट का फिक्स रूल्स, ठीक। नाउ 3rd वाला देख लेते हैं। So read the following words combination from the text: sustainable livelihood, aesthetically pleasing, appreciating the culture। ये हमने combinations पढ़े थे। अब ये जो words है ना, ये जो phrases हैं, दो वर्ड साथ में यूज हुए हैं, फ्रेजेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनका एक कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन होता है, जस्ट लाइक फिक्स्ड एक्सप्रेशन। जैसे अभी हमने पिछले पेज पे फिक्स्ड एक्सप्रेशन पढ़ा, वैसे इनको साथ में यूज किया जाता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कोलोकेशंस, ठीक है। कोलोकेशंस क्या होता है, मैंने यहाँ पर नोट दे दिया है। कोलोकेशन इज अ पेयर और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट यूजुअली गो टुगेदर नेचुरली इन इंग्लिश। सम वर्ड्स साउंड करेक्ट ओनली व्हेन यूज्ड विद सर्टेन अदर वर्ड्स। एग्जांपल, टेक अ सीट, नॉट गिव अ सीट, मेक अ मिस्टेक, नॉट डू अ मिस्टेक, स्ट्रॉन्ग टी, नॉट पावरफुल टी। मतलब टेक अ सीट मतलब नॉट गिव अ सीट, हम ऐसे यूज करते हैं, टेक अ सीट ऐसा नहीं बोलते नॉट गिव अ सीट, या मेक अ मिस्टेक ऐसे नहीं बोलते नॉट डू अ मिस्टेक, ठीक। सो इसकी सिंपल लाइन में अगर डेफिनेशन बोलूं, अ कोलोकेशन इज अ नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड टुगेदर। ऐसे आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे प्लीज मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, ओके। नाउ choose the appropriate word collocation for the following sentence. The students have to take the English exam tomorrow, not give. Then the interviewer asks the candidate to have a seat, not take a seat. Then my scooter ran into a car. I must take responsibility for my success. I would like to improve my English, not tone up. ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे टेंस के बारे में दिया हुआ है। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन द वर्ब्स। देखो यहाँ पे हैव बिकम, have worked, have adopted, has transformed. So in modern times, पंकज ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो verb यूज हुआ है have become, have adopted, तो the underlined verbs refer to past but have relevance to the current और present time. So ऐसा काम जो अभी तुरंत हुआ हो, ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन जो अभी कंप्लीट हुआ हो तुरंत, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। एक तो पास्ट है, मतलब कर चुके हो ना वो काम, तो पास्ट में है, लेकिन बहुत दूर का पास्ट नहीं है, अभी आपने थोड़ी देर पहले या कुछ घंटे पहले आपने कंप्लीट किया है होमवर्क या खाना खाया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन ऑल्सो टेक प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो यहाँ मैंने नोट दे दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट आर
इंपॉर्टेंट नाउ, अभी हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखो आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट के साथ हैज लगेगा। इसके यूजेस क्या है? पास्ट एक्शन जो प्रेजेंट रिजल्ट हो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, शी हैज जस्ट अराइव्ड, लाइफ के एक्सपीरियंस, आई हैव विजिटेड दिल्ली। ओके, एग्जाम्पल, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब दे के साथ हमने देखा हैव लगता है, तो दे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड द वर्क। ही के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, तो ही हैज रिटन अ लेटर। इसका सिंपल लाइन में मैं बोलूं डेफिनेशन, तो प्रेजेंट परफेक्ट शोज एन एक्शन दैट इज डन इन द पास्ट बट मैटर्स नाउ, जो पास्ट में हुआ है और अभी मैटर कर रहा है। जैसे मम्मी पूछती है खेलने जा रही हो क्या, तुमने होमवर्क कर लिया? यस, मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ, तो अभी भी इसका रेलिवेंस है, लेकिन काम पहले हो चुका है। तो अब हमें इसी तरीके से फिल करना है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। जैसे पपेट्स हैव अ लॉन्ग फैसिनेटेड, फैसिनेट का क्या हो जाएगा? fascinated audiences worldwide. Puppeteers have created, create का क्या हो जाएगा? have created intricate characters and captivating stories with their skillful artistry. यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे puppeteers हैं इसलिए have created आया है, puppeteer होता तो has created, ठीक। So I hope it is clear. They have mastered, they है ना, they के साथ have लगता है, तो they have master का क्या हो जाएगा? verb third form, mastered the delicate movement that brings these lifeless figures to life, entertaining both children and adult. Over the years, puppetry has evolved using modern technology while preserving traditional techniques. Many puppeteers have passed down their craft through generation, ensuring its continuity. They have performed in theaters, on televisions and at festivals, conveying important cultural narratives. Now, next देखते हैं लिसन एंड रिस्पॉन्ड। सो यू विल लिसन अ डायलॉग बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल, एक लड़का और लड़की के बीच में बातचीत हो रही है, आप पढ़ोगे। ये लोग विच टाइप ऑफ पंखा दे शुड चूज एज अ गिफ्ट, वो गिफ्ट देने के लिए पंखा किस तरीके का चुने वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसे पहले पढ़ेंगे, फिर 1 से 7 तक आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से 4 स्टेटमेंट हमें ट्रू चुनने हैं जो हमने इस टेक्स्ट में पढ़ा होगा वो, ठीक है। तो चलिए ट्रांसक्रिप्ट एक बार रीड कर लेते हैं। विंड्स ऑफ चेंज वाला है। बॉय कहता है, प्रिया व्हाट डू यू थिंक वी शुड गेट ग्रैंडमा फॉर हर बर्थडे? आई वाज थिंकिंग अबाउट गेटिंग हर अ ट्रेडिशनल पंखा। कि प्रिया हमें अपनी दादी माँ को बर्थडे पे क्या गिफ्ट देना चाहिए? मैं उन्हें ट्रेडिशनल पंखा देना चाह रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट है, लड़की कहती है, दैट्स ग्रेट आइडिया, शी लव्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पंखा। आप कौन सा चुनना चाह रहे हो? मतलब विच वन डू यू थिंक शी लाइक, उन्हें कौन सा पसंद आएगा? तो लड़का कहता है, मे बी समथिंग लाइट दैट शी कैन यूज इजली, कुछ हल्का सा ले लेते हैं। आई रिमेंबर शी लाइक सिटिंग इन द वरांडा इन द इवनिंग, वो ठंड में शाम के समय वरांडा में बैठती है तो वहां उनको हेल्प मिलेगी उससे। तो गर्ल कहती है, ट्रू, बट डू यू थिंक शी वुड प्रेफर समथिंग हैवी दैट फील स्टर्डी? स्टर्डी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, भारी, ताकतवर, है ना। यू नो लाइक दोज ब्रास वंस विच सॉ एट द क्राफ्ट फेयर लास्ट मंथ। तो तुम्हें क्या लगता है उन्हें कुछ भारी सा दे तो वो पसंद आएगा जो हमने मेले में देखा था ब्रास का बना हुआ? तो लड़का कहता है, गुड पॉइंट, शी डिड मेंशन वंस दैट शी लाइक थिंग्स विद अ बिट ऑफ वेट। उन्होंने एक बार बताया था कि थोड़ा सा वजन वाला चीज भी उन्हें पसंद आता है, बट वोंट दैट बी हार्ड टू मूव अराउंड, लेकिन वो थोड़ा भारी नहीं हो जाएगा उनके लिए मूव करना? तो गर्ल कहती है, ये यू आर राइट, मे बी समथिंग इन बिटवीन, ना हमें ज्यादा हैवी लेना है ना ज्यादा लाइट लेना है, एंड इट शुड बी प्रेटी इनफ फॉर हर टू शो टू हर फ्रेंड्स व्हेन दे कम ओवर। सो और सुंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सके। तो लड़का कहता है, डेफिनेटली, एंड इट शुड बी समथिंग शी कैन कीप अंडर द पिलो व्हेन शी इज नॉट यूजिंग इट, और ऐसा होना चाहिए कि वो अपने तकिए के नीचे भी उसे रख सके जब वो उसे यूज नहीं कर रही हो। शी लाइक्स कीपिंग स्पेशल थिंग क्लोज, उन्हें जो चीजें पसंद होती है वो अपने पास ही रखना चाहती है। तो गर्ल कहती है, व्हाट अबाउट द वंस विद इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसमें डिजाइन हो, उसके बारे में कैसा रहेगा अगर हम थोड़ा डिजाइन वाला लें? लाइक दोज एम्ब्रॉयडरीड वंस फ्रॉम राजस्थान, मॉम ऑलवेज सेज ग्रैंडमा लव्स दोज काइंड ऑफ पैटर्न्स, मतलब जो एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, थोड़ा हैवी वर्क होता है, उस पर कढ़ाई वगैरह की गई होती है, राजस्थान के जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, क्योंकि मम्मी कहती है कि दादी को इस तरीके के पैटर्न्स बहुत पसंद आते हैं। तो लड़का कहता है, ओ ये द एप्लीके जो पैच वर्क वाला मैंने बताया था वंस, दोज आर ब्यूटीफुल एंड दे वुड लुक सो नाइस इन हर रूम। सो एप्लीके वाला जो पंखा हमने देखा था राजस्थान का, वो अच्छा रहेगा उनके लिए, उनके रूम में भी अच्छा लगेगा। तो लड़की कहती है, आई थिंक वी शुड नैरो इट डाउन टू
टू ऑप्शन, हमें इतने में से दो ऑप्शन रखने चाहिए। एक तो लाइट वेट बैम्बू का होना चाहिए विद डेलिकेट बीड वर्क, जिसपे बीड वर्क होना चाहिए, और द मीडियम वेट एम्ब्रॉयडर्ड विद द मिरर वर्क। व्हाट डू यू थिंक, इनमें से इन दोनों में से हमें कोई सा चुनना है? तो लड़का कहता है आई लाइक बोथ बट लेट्स आस्क मॉम फॉर हर ओपिनियन। तो लड़का कहता है मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन मम्मी से हम ओपिनियन पूछ लेते हैं। शी नोज ग्रैंड मास टेस्ट बेटर देन एनीवन, दादी का जो टेस्ट है वो उन्हें सबसे ज्यादा पता है। तो गर्ल कहती है गुड आइडिया, लेट्स गो आस्क हर नाउ, चलो उनसे पूछते हैं। आई एम श्योर शी विल हेल्प अस choose the perfect pankha for grandma. Then boy, yes, maybe we can also get it customized with grandma's initials or something special like that. उस पे हम दादी का नाम वगैरह भी लिखवा सकते हैं या कुछ कस्टमाइजेशन अच्छा करवा सकते हैं। तो लड़की कहती है परफेक्ट, लेट्स डिस्कस विद मॉम। फिर वो मॉम से डिस्कस करने जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट से इनमें से हमें चार कोई से ट्रू चुनने हैं। तो रोहन थिंक्स ग्रैंडमा प्रेफर्स हैवियर आइटम्स बिकॉज दे फील मोर सब्सटेंशियल, ये गलत है। देन प्रिया सजेस्ट गेटिंग अ पंखा दैट कैन बी इजिली मूव्ड अराउंड, true. Then Rohan believes grandma enjoys sitting in the veranda during the evening, true. Priya knows grandma likes to keep special item close to her, true. Then Rohan thinks a pankha with intricate design would be too delicate for grandma's liking, गलत है, उन्हें तो पसंद है इस तरीके का। प्रिया सजेस्ट करती है इन दोनों में से चुनने के लिए, तो ट्रू। रोहन डिसाइड दे शुड बाय पंखा विदाउट कंसल्टिंग देयर मॉम, गलत, वो कहता है मम्मी से पूछना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है स्पीकिंग एक्टिविटी। सो वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, 4 ग्रुप्स बनाने हैं आपको। ये जो फैंस दिए हुए हैं यहाँ पर पिक्चर देखो, ये सबकी, हर ग्रुप को आपको एक कोई सा भी पंखा चुनना है और अपने आप को इमेजिन करना है टू बी दैट फैन, कि आप वो फैन हो। अब ये जो बॉक्स में नीचे पॉइंट्स दिए इसके हिसाब से आपको बोलना है उसके ऊपर, ठीक है। आप इंट्रोड्यूस करोगे एज अ फैन विच यू हैव चूजन, अपने आप को डिस्क्राइब करोगे, एग्जाम्पल अपने फीचर्स बताओगे, फिर अपने आप के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या फील होता है, आपकी वीकनेस क्या है, क्या यूनिकनेस है वो बताना है। जैसे हैंड फैन बोलेगा, हेलो एवरीवन, आई एम ए हैंड फैन, आई एम स्मॉल एंड इजी टू कैरी, आई एम यूजुअली मेड ऑफ बैम्बू क्लॉथ or palm leaves. I like that I can be used anywhere without electricity. My weakness is that I need to be moved by hand. What makes me unique is my simplicity and traditional use. ऐसे सीलिंग फैन, टेबल फैन एंड हैंडल फैन मैंने ये दे दिया है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊं। ओके, नाउ राइटिंग टास्क है यहाँ पर। डिस्क्राइब एन आर्टिफैक्ट यू हैव मेड इन योर क्राफ्ट क्लास और लर्न्ड फ्रॉम समवन। आपके क्राफ्ट क्लास में कुछ आपने आर्टिफैक्ट बनाया है, उसके ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है या आपने किसी को बनाते हुए देखा है। बिगिन विद कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट, आपने क्या क्या कलेक्शन किया, ऑर्गेनाइज किया फैक्ट्स के बारे में, वो आपको बताना है। विद हेल्प ऑफ पॉइंटर्स गिवन अबव, जो ये अभी हमने चीजें पढ़ी हैं, अभी जो हमने ऊपर लिखा उससे यूज करके, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड योर ओपिनियन इन द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। जब भी हम फैक्ट बता रहे होते हैं ना, तो उसमें हम अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, जो लिखा हुआ होता है, जो दिया होता है फैक्ट्स, वही हम यूज करते हैं। ओके, तो जैसे पेपर हैंड फैन का है, सो आर्टिफैक्ट इज अ पेपर हैंड फैन। आर्टिफैक्ट इसमें क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, पेपर हैंड फैन। ये स्मॉल साइज का होता है, सेमी सर्कुलर होता है शेप में, कलरफुल होता है, लाइट वेट होता है। फैन इज मेड यूज्ड कलर पेपर, ग्लू एंड वुडन स्टिक। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फोल्डिंग द पेपर इन zigzag पैटर्न। फोल्डेड पेपर इज देन shaped into a fan and fixed with glue. A stick is attached to the base to hold it properly. This artifact is commonly used for personal cooling. It can also be used for decoration. It is simple to make and use easily available material. Now, ये हो गया किस तरीके से आर्टिफैक्ट को डिफाइन करते हैं। लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। Identify any art or craft item from your region and make a presentation describing its features, materials and process involved in making it, its uses, etc. You may refer to points given on the next page. देखो ये जो points हैं, name of the object बताओगे, फिजिक्स कोई सा भी एक आर्ट या क्राफ्ट अपने एरिया से आपको चुनना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है मधुबनी पेंटिंग, ये मिथिला का आर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है, शेप, साइज, कलर कैसा होता है, किस चीज से बनता है, किस रीजन से ये बिलोंग करता है, कैसे ये ट्रेडिशनली यूज होता है, इसका ओरिजिन स्टोरी क्या है, हाउ हैज इट इज इवॉल्व ओवर टाइम, समय के साथ ये कैसे इवॉल्व हुआ है, हाउ कैन इट इफेक्टिवली एंड सेफली इन टूडेज टाइम, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे। तो जो मधुबनी पेंटिंग होती है कुछ इस तरीके की आप देख सकते हो। सो इट इज कलरफुल पेंटिंग विद डिटेल पैटर्न एंड ब्राइट कलर्स, ठीक है। बहुत डिटेलिंग इसमें होती है, ब्राइट कलर्स यूज होते हैं इसमें। फ्लोरल यानी फूल, एनिमल, माइथोलॉजिकल डिजाइन्स, जो हमारी प्राचीन कहानी है देवी देवताओं से रिलेटेड, उसके ऊपर ये पेंटिंग होती है। इसमें मटेरियल क्या यूज होता है, कलर,
ब्रशेज एंड हैंडमेड पेपर ऑन वॉल और वॉल्स। रीजन क्या, बिहार का मिथिला रीजन। ट्रेडिशनल यूज क्या है, ये वॉल्स पे फ्लोर्स पे बनाए जाते हैं फेस्टिवल में और स्पेशल ओकेजन में। ओरिजिन और रिवोल्यूशन क्या है, इट इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग एशियंट टाइम। अर्लियर इट वाज मेड ऑन वॉल्स बट नाउ इट इज मेड ऑन पेपर, क्लॉथ एंड कैनवास। यूज टुडे, आज के समय में इसका यूज क्या है, टुडे इट इज यूज फॉर डेकोरेशन एंड पर्पसेस। इट कैन बी यूज सेफली एज वॉल आर्ट एंड गिफ्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको खुद से अपना हैंड फैन इस तरीके से बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्रोसेस आपने किस किस तरीके से इसको बनाया। जैसे एक पेपर लिया, उस पर इस तरीके से डिजाइनिंग कर दी, फिर इसको जिग-जैग ऐसे फोल्ड किया, फिर एक तरफ से इसको अटैच कर दिया है ना ऐसे, और इसको आप ओपन कर सकते हो तो फैन बना सकते हो। ये आप ट्राई करिएगा। ओके, सो नाउ इसी में थर्ड वाला क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आर्ट, पेंटिंग एटसेट्रा इन योर लाइफ इन इंग्लिश एंड इन योर ओन लैंग्वेजेस। नाउ रीड एंड एंजॉय द स्टोरी गिवन बिलो। आर्ट से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड आपने अपने रीजन की कोई ना कोई स्टोरी सुनी होगी। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, द लास्ट लीफ। इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। दो आर्टिस्ट हैं, सू और जॉन्सी। ये छोटे से फ्लैट में शेयर करते हैं, मतलब साथ में रहते हैं। फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी जो है बीमार हो जाती है नवंबर में बहुत ज्यादा। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो अपने बेड में पड़ी रहती है, बस खिड़की से बाहर देखती है। तो फिर सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड। सू डर जाती है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर के लिए जाती है। देन although he came every day, there was no change in Johnson's condition. डॉक्टर रोज आते हैं लेकिन उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा होता है। One day, डॉक्टर took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" तो फिर सू को डॉक्टर साइड में ले जाते हैं और पूछते हैं, क्या जॉन्सी को कुछ डरा रहा है, क्या कुछ परेशान कर रहा है क्या? नो, रिप्लाइड सू। सू कहती है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर सेड जॉन्सी, इट सीम्स has made up her mind that she is not going to get well. ऐसा लग रहा है मानो उसने मन में बना लिया है कि वो ठीक नहीं होना चाहती है, कि वो ठीक नहीं होगी। फिर if she doesn't want to live, medicines will not help her. अगर वो मन से नहीं चाहेगी, उसे जीना नहीं चाहती वो, तो फिर दवाइयां वर्क नहीं करेंगी। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue बहुत कोशिश करती है कि जॉन्सी जो उसके आसपास की चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, इंजॉय करने लगे। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. वो कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बातचीत करना शुरू करती है, लेकिन जॉन्सी कोई रिप्लाई नहीं करती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। अब जॉन्सी जो है अपने बेड पे पड़ी रहती है, तो सू क्या करती है, अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है जॉन्सी के रूम में और पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विसिल्ड वाइल वर्किंग। और उसका मन, जॉन्सी का मन बीमारी से हटाने के लिए वो क्या करती है, सीटी बजाने लगती है काम करते करते। नाउ सडनली Sue heard Johnson's whisper something. फिर सू सुनती है कि जॉन्सी कुछ बोल रही है। She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. तो जल्दी से बेड के पास जाती है और जॉन्सी को देखती है कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, मतलब उल्टी गिनती गिन रही है। She was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, 9, 8, 7. मतलब वो बैकवर्ड उल्टी गिनती गिनती है 10 से, खिड़की के बाहर देखते हुए। तो Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. अब सू को लगता है कि ऐसा क्या है, तो वो बाहर की तरफ देखती है खिड़की के सामने वाली दीवार पर कि एक क्रीपर, यानी जो बेल होती है ना पौधे की, वो एक पुरानी सी बेल है जो आधी दीवार तक चढ़ गई है। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. What is it, dear? Sue asked. फिर बहुत तेज हवा चलने के कारण ये जो बेल है ना, ये अपने पत्तों को गिराती जा रही है। तो सू ने पूछा कि क्या बात है, क्या ऐसे गिन रही हो, क्या देख रही हो तुम? Then 6, whispered Johnsy. तो जॉन्सी ने बोला 6, मतलब फुसफुसा कर कहा, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो जल्दी जल्दी गिर रहे हैं पत्ते। 3 days ago there were almost 100 leaves. 3 दिन पहले लगभग 100 पत्ते थे। There are only 5 left now. अब सिर्फ 5 बचे हैं। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. ये autumn, पतझड़ का समय है और पत्ते तो गिरेंगे ही इस समय में, सू बोलती है जॉन्सी को। When the last leaf fall, I will die, said Johnsy with finality. मतलब ऐसे बोलते हुए कहती है कि जैसे उसको वो दृढ़ है, उसे पता है कि जैसे लास्ट
लास्ट पत्ता गिरेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मुझे ये पिछले 3 दिनों से पता है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी, मुझे ये बात पिछले 3 दिनों से पता है। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, तो सू कहती है ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, ये जो पुराने पत्ते हैं इससे तुम्हारी जिंदगी का क्या लेना देना। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप, तो वो एक कटोरी में सूप लेकर आती है उसके लिए वहां से जाकर। फिर आई डोंट वांट एनी सूप सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर आई गेट्स डार्क, इट गेट्स डार्क, मुझे अंधेरा होने से पहले लास्ट वन जो है पत्ता लास्ट वाला वो गिरते हुए देखना है। सो देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू सेट ऑन द जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई, जॉन्सी के बेड पे सू वहीं पर बैठ जाती है, उसे किस करती है और कहती है तुम कोई मरने वरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, फिर मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मुझे पेंटिंग करनी है पूरी ताकि हम पैसे कमा सके। प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, तो फिर वो कहती है कि कृपया, जो अपनी दोस्त को कहती है कि जॉन्सी प्लीज तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी, ये वादा करो, मुझे पेंटिंग करनी है, मैं पेंट करूंगी तभी तो पैसे आएंगे हमारे पास, है ना। फिर आगे देखते हैं। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, कहती जल्दी से तुम पेंटिंग खत्म कर लो, मैं बाहर नहीं देखूंगी, लेकिन जल्दी करो, मैं लास्ट पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट कर करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, तो मैं जल्दी से मरना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मुझे शांति से जाने दो, एक उस पत्ते की तरह जो बिल्कुल सूख चुका है, थक चुका है, उसकी तरह मैं भी जाना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप सेड सू, सू कहती है तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक बूढ़े माइनर यानी जो खानों में वर्क करते हैं ना, कोयले की खान या खनिज किसी भी खान में वर्क करते हैं, माइंस में वर्क करते हैं, उन्हें कहते हैं, उसकी एक इमेज बनानी है। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल, मैं बेहरमैन को अपना मॉडल बनाने के लिए बुलाऊंगी। सू रश्ड डाउन, बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो बेहरमैन जो है माइनर उसको बेहरमैन जो है उसको बुलाकर लाती क्योंकि वो उसकी इमेज बनाना चाहती है। ही वॉज अ 60-year old पेंटर, वो जो बेहरमैन है वो 60 ईयर्स का है और पुराना एक पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, उसका जो सपना था कि एक ऐसा मास्टरपीस वो पेंट करे जो कि बहुत फेमस हो, मास्टरपीस हो एक तरीके का, लेकिन वो सपना ही रह गया। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहराम, सू ने जाके और अपना जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उसको लग रहा था, वो सब जाकर उसको बताया व्यक्ति को। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, उसने बेहरमैन को बताया कि कैसे जॉन्सी जो है पूरी उम्मीद छोड़ चुकी है और वो बिल्कुल मान चुकी है कि जैसे ही लास्ट पत्ता गिरेगा उसकी डेथ हो जाएगी। आगे देखते हैं। तो इस पर बेहराम कहता है क्या वो स्टूपिड है, हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है, मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन सू, शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, वो कहती है कि उसे तेज बुखार है, खाने पीने से मना कर रही है और इसके कारण मुझे चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरम सेड, तो बेहरमैन ने क्या कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा जॉन्सी को देखने। दे टिपटोड इनटू द रूम, टिपटोड मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे कमरे में गए। जॉन्सी was sleeping, जॉन्सी सो रही थी। Sue drew the curtain together and they went to the next room, फिर वो कर्टन को आराम से खींचते हैं और दूसरे कमरे में चले गए। She peeped out through the window, there was only one leaf on the creeper, फिर वो खिड़की से बाहर झांकते जहां पर सिर्फ देखते हैं कि बेल के ऊपर एक ही पत्ता होता है। बहुत तेज बारिश हो रही है, icy cold wind है, was blowing मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही है। It seemed as though the leaf would fall एनी मिनट नाउ, अब ऐसा लग रहा है बारिश और तूफान को देखकर कि ये पत्ता कभी भी गिर सकता है। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम, बेहरमैन ने कुछ भी नहीं कहा और वह वहां से बिना कुछ बोले अपने कमरे में लौट गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह उठी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन, उसने बहुत कमजोर
वीक हो गई थी क्योंकि वो, तो उसने कहा सू को कि तुम पर्दा हटा दो। सू वॉज नर्वस, सू बहुत नर्वस थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने बहुत अनिच्छा से, उसका मन नहीं था, रिलक्टेंट मतलब कि बिना मन के उसने पर्दे को खींचा। ओह ओह, सू क्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। तो सू फिर ऐसे बोलती है, चौंक कर बोली, अच्छा देखो अभी भी एक पत्ता बेल पर है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, देखो वो बिल्कुल अभी हरा भरा और स्वस्थ दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड इट डिडंट फॉल, इतना तेज तूफान है, आंधी चल रही है, फिर भी वो नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, हाँ मुझे हवा की आवाज तो आई थी, रात को बहुत तेज हवा चल रही थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे, मैं सोच रही थी वो गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, वो पत्ता आज जरूर गिर जाएगा और मैं फिर मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली। फिर सू ने जोश में कहा, नहीं तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी या तुम्हें कुछ हो जाएगा तो। सो जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आई, फिर वो धीरे से मुस्कुराती है जॉन्सी और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर कुछ घंटे में वो खिड़की के बाहर देखती है और देखती है कि पत्ता अभी तक वहीं पर है। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, उसे ऐसा लगता है कि वो जो पत्ता है ना वो उस क्रीपर से चिपक गया है। नाउ इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल, फिर शाम को एक बार फिर से आंधी आती है लेकिन पत्ता नहीं गिरता है। तो जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, देन शी कॉल्ड आउट टू सू, फिर जॉन्सी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती है, फिर सू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, तुमने मेरी इतनी केयर की फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं उदास और निराश थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, इस आखिरी पत्ते ने मुझे सिखलाया कि मैंने कहाँ पर गलती की। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, मतलब अब मुझे समझ में आया कि सिन है, मतलब पाप है। आप अगर मरने की इच्छा रखते हो तो ये पाप है, मौत तो आनी है, सबको मरना है, लेकिन आप जीने की बजाय मरने की कल्पना करते हो तो ये एक पाप होता है। सू हग्ड जॉन्सी, सू ने गले लगाया जॉन्सी को। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, फिर एक कांच देती है और गरम गरम सूप देती है, शीशा और सूप देती है जॉन्सी को। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, फिर जॉन्सी क्या करती है, उसके बालों में कंघी करती है और फिर स्माइल करती है ब्राइटली। नाउ इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम, फिर दोपहर के समय डॉक्टर आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, डॉक्टर कहते हैं कि अब जो जॉन्सी है उसे जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, अब वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बेहरमैन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए, बेहरमैन को देखना है, उसे भी, वो भी सफर कर रहा है, उसे भी निमोनिया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे अब ये डर है कि उसके लिए कोई होप नहीं है, शायद वो नहीं बचेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सी बेड टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, फिर अगले दिन सू जो है जॉन्सी के बेड पे बैठती है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है और कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, बेहरमैन जो थे उनकी डेथ हो गई है निमोनिया के कारण आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे janitor found him on his bed, his clothes and shoe were wet and he was shivering, he had been out in that stormy night, मतलब पहले दिन तो उन्हें जैनिटर यानी चौकीदार ने देखा कि वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनके कपड़े और जूते जो हैं वो गीले थे, वे कांप रहे थे क्योंकि वे उस तूफानी रात में बाहर गए थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, फिर उन्होंने देखा कि वहां पर एक सीढ़ी रखी हुई है और जलती हुई लैंप रखी हुई है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और वहां पर ब्रश और हरे पीले रंग के पेंट रखे हुए हैं सीढ़ी के पास। जॉन्सी डियर सेड सू लुक आउट ऑफ द विंडो, सू ने कहा जॉन्सी बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस पत्ते को ध्यान से देखो तुम जो वहां पर है। इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, तुमने कभी ये सोचा कि ये पत्ता हिल क्यों नहीं रहा है जब इतनी इतनी हवा चल रही है तो। दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, ये बेहरमैन का मास्टरपीस है, ये जो लीफ बनाया है
ये बेहरमैन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। इस जो बेहरमैन था वो एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, तो उस रात में जब हवा चल रही थी, सिर्फ एक पत्ता बचा हुआ था, तो उसने ये लीफ ड्रॉ किया और उस पेड़ पर जाकर चिपका दिया। मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच का लीफ है और वो एक मास्टरपीस बन गया, जो उसका सपना था पूरी जिंदगी में, एक मास्टरपीस पेंटिंग करने का। सो वेरी, आई कांट से गूज बम्स, मुझे बहुत अच्छी स्टोरी थी। सो ओ हेनरी द्वारा ये लिखा गया है। ओरिजिनल जो स्टोरी है इसका ये एक छोटा सा वर्जन दिया गया है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। हाउ वाज दैट? प्लीज लेट मी नो। We are done with this chapter. Now we will see chapter number, इसी का जो पोयम है सेकेंड वाला, कैनवास ऑफ सॉइल। ओके, पोयम है ये दी हुई है, तो इसे हम पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। ओके, सो अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।